हाँ जी, अगेन हम स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो छोटा सा बना दिया था बिजनेस इन्वायरमेंट के गेस्ट पेपर का। अगला स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ डज डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड। कह रहा है व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ डज द डिफरेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो पहले हम समझ लें बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिर हम समझेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैंने जब क्लास में करवाया था तो वर्ड यूज किया था BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो BOP, तो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जरा ध्यान से सुनिएगा जी, है क्या, होता क्या है कि हम अर्नों से टर्नओवर कर रहे हैं, है ना, हम अर्नों से टर्नओवर कर रहे हैं। तो दिन में कुछ ये हमारे दुकान से ले जाते हैं, हम कुछ इनके दुकान से ले आते हैं। तो ये ना हमको पैसा देते हैं और ना हम इनको पैसा देते हैं, दोनों एक दूसरे को पैसा नहीं देते हैं। जब एक दूसरे को पैसा नहीं देते हैं तो शाम को हम लोग बैठते हैं और बैठ के हिसाब कर लेते हैं। क्या हिसाब करते हैं कि बताइए सर आप हमसे 500 रुपये का सामान ले गए टोटल, ये आइटम, और आपसे हम 350 रुपये का ले आए हैं, ठीक है। अब बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना निकला, 150 रुपये आप दे दीजिए सर, बात हो जाएगी बराबर। अगर दिन भर हम पैसे देते और उनसे ले आते हो, हमको पैसे देते हो, हमको देते हो, हमको देते, तो ये जो है बार बार कैश ट्रांजेक्शन हो जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि शाम को दुकान शटर डाउन करने के पहले जब हम दुकान का हिसाब करते हैं तो हिसाब करते वक्त देखते हैं कि अर्नव भी मेरे तरह के ट्रेडर हैं, हम भी अर्नव के एक तरह ट्रेडर हैं, एक दोनों दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं। कुछ सामान हम अर्नव के यहाँ से मंगाए हैं, कुछ अर्नव मेरे यहाँ से मंगाए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से जो लेन और देन कर रहे हैं हम लोग, तो नहीं हमको पैसे दे रहे हैं, हमको इनको हम दे रहे हैं। शाम को हिसाब हो रहा है, सर 500 रुपये का सामान आप हमारे यहाँ से ले गए हैं। मैं बोलूँगा हाँ आप भी मेरे यहाँ से ले गए हैं। कितना ले गए भाई, तो ये ले गए आप 350 रुपये की, 350 रुपये की। आइए जी 150 रुपये सर हमको दे दीजिए फटाफट। हाँ जी आप 150 रुपये ले लीजिए और जाइए, ठीक। ये हिसाब हो गया, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, हमारा कंट्री कैसे ट्रेड करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के थ्रू। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम लगे हुए हैं 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन में लगे हुए हैं, पूरे विश्व से हम व्यापार करते हैं। तो हम लेते हैं और देते हैं। लेकिन हमारी जो करेंसी है, हमको जो यहाँ की पब्लिक, हमको इंडियन पब्लिक जो हम लोग हैं, हमारे पास जो करेंसी है वो क्या है, रुपीज़ में है। अब हम दूसरे देश, मान लीजिए चाइना से सामान खरीदे, नेपाल से सामान खरीदे, कहीं और से सामान खरीदे, जब हम वहाँ से सामान खरीदते हैं तो क्या हम इंडियन करेंसी देते हैं, नहीं जी। ये आप जो है चला जाता है किसके, RBI के पास, मतलब RBI की एक संस्था है, RBI के पास चला जाता है और RBI क्या करती है, इस पैसे को इकट्ठा कर लेती है जी। अब उस देश से वहाँ आता तो देश अपने पास इकट्ठा कर लेता है। तो इन दोनों का जो लेन देन हुआ है इसे कहते हैं कस्टोडियन कहते हैं इसको, RBI को। यही कस्टोडियन है कि फेमा को भी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को भी वो काम करती है ना, पैसे को। तो जरा देखिएगा अब क्या हो गया, दूसरे देश से हम कंपेयर कर रहे हैं। ये देश सुनो जी, हम तुम्हारे यहाँ से सामान मंगाए थे, हम बोलेंगे इंपोर्ट। तुम्हारे यहाँ से हम 100 रुपये का सामान मंगाए थे, तुम मेरे यहाँ से 120 रुपये का सामान मंगाए हो। बताओ जी तुम मुझे कितना रुपए दोगे, 20 रुपये दे दो जी, क्योंकि हमारे यहाँ से सामान तुम्हारे यहाँ कितने का गया था, 100 रुपये का। तुम्हारे यहाँ से मेरे यहाँ कितने का आया था, 80 रुपये का। ठीक है जी, देखो अंतर हो रहा है। मैंने दूसरे एग्जाम्पल में दूसरा अमाउंट बोला, इसमें बोला, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझे, हमने 120 रुपये का उनको एक्सपोर्ट किया, उनसे 100 रुपये का मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो हमने जो है उनसे 100 का सामान खरीदा, वो हमसे 120 का खरीदे हैं। बताइए 20 रुपया कौन देगा, 20 रुपया वो हमको देंगे, 20 रुपया वो हमको देंगे। तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक अकाउंट स्टेटमेंट है जिसमें किसी देश से लेने और देने की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। वन अकाउंटिंग ईयर के एंड में उस देश को कितना देना है या उस देश से कितना लेना है, इस बात की जानकारी के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का सीधा मतलब हो गया
कितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है या कितना पैसा पाना है, इस बात की जानकारी के लिए हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उनसे लेना कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, देना कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है? तो जब दो देशों के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, तो उनके हिसाब किताब करने के लिए हम आ जाते हैं जी बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब जरा देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक करंट अकाउंट्स का होता है और एक कैपिटल अकाउंट्स का होता है। तो जो भी मैं इसका ज्यादा डिटेल करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो भी हम उनसे लेते हैं करंट अकाउंट के थ्रू या कैपिटल अकाउंट के थ्रू, जो भी इनके थ्रू लेते हैं और इनसे देते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में, स्टेटमेंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या शामिल है, जरा देखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या शामिल है? उनके यहाँ पैसा लगाया था, इंटरेस्ट लेना, वो भी शामिल है। रेवेन्यू नेचर का है, वो भी शामिल है। कैपिटल नेचर का है, वो भी शामिल है। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन यानी एक पक्षीय सौदा है, वो भी शामिल है ना। बाइलैटरल ट्रांजैक्शन, दोनों तरह से ट्रांजैक्शन हो गया, वो भी शामिल है। यानी आप ऐसे कह लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसमें ईच वन ट्रांजैक्शन जो किसी देश से किए हैं वो सब उसी में शामिल है। चाहे वो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन हो, चाहे बाइलैटरल ट्रांजैक्शन हो, चाहे उनकी चैरिटी हो, चाहे डोनेशंस हो, है ना, चाहे इंटरेस्ट हो, किसी तरह का भी पैसा पेमेंट या ट्रांसफर इनकम हो, कुछ भी हो, सब इसमें शामिल होते हैं जी। किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? जब हम किसी देश से कुछ गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंसीडर्ड टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए केवल गुड्स का ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखा जाता है, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ईच वन आइटम शामिल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में उस देश से लेने देने वाले केवल गुड्स के इंपोर्ट और गुड्स के एक्सपोर्ट ही शामिल है। क्लियर? तो केवल गुड्स के इंपोर्ट और गुड्स के एक्सपोर्ट ही शामिल है। इसको कहते हैं विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड का मतलब विजिबल आइटम, विजिबल ट्रेड का मतलब बाउंड्री लाइन जब क्रॉस हो रहा था हमारे देश का, तो हम उसको कैन टच एंड सी, उसको देख सकते थे और छू सकते थे, वो क्या है, विजिबल ट्रेड। तो विजिबल ट्रेड ही ट्रेड बैलेंस में आता है जी। गुड्स का टर्नओवर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है? मैं ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं करता। देखिए पिछले 40 सवाल में हमारा टाइम खत्म हो गया, मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है जी, अब जल्दी से हम जरा देखें, लिखा हुआ है हमारे पास एक और सवाल है कि जरा बताइए कि क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है, हाँ, भारत में लिखा है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। व्हाट इज द मेजर हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट मेजरिंग एक्ट। यानी हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बताइए जी, और इस समस्या के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बताइए, इसके लिए हमारे देश में सरकार कौन कौन सी कदम उठाती है। चलिए जी, हम बेरोजगारी की समस्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की। जरा ध्यान से सुनिएगा, बेरोजगार कौन होता है, बेरोजगार का मतलब क्या है। बेरोजगार का मतलब क्या मैं बता रहा हूं, वह व्यक्ति जो काम करना चाहता है और काम करने के लायक है। वह व्यक्ति जो काम करना चाहता है और काम करने के लायक है, उसे अगर काम नहीं मिला हुआ है तो उसे हम बोलते हैं बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, हम क्या कहते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट में हम क्या बोलेंगे, वह व्यक्ति जो काम करना चाहता है एंड काम करने के लायक है, एबल्ड है, वह बंदा क्या कहलाता है, और उसे काम नहीं मिला है तो क्या कहलाएगा, बेरोजगार। तो बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट में कौन शामिल है, द पर्सन एबल टू वर्क, द पर्सन एबल टू वर्क, काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, एंड डिजायर टू वर्क, और काम करने की इच्छा रखता है। तो काम करना भी चाहता है, काम करना भी चाहता है, काम करने की कैपेबिलिटी भी है उसके अंदर, अब वो हम कहते हैं, उसको शामिल किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ और बातें हम आपको समझाने जा रहे हैं, जरा बताइएगा। एक होता है लेबर फोर्स और एक होता है वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स हेडिंग डाल के बताएंगे लेबर फोर्स क्या है और वर्क फोर्स क्या है, जरा बताइएगा। लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है। लेबर फोर्स होता है कि
जितने भी हमारे इकोनॉमी इन्वायरमेंट में काम करना लोग चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, वो सब कौन है? लेबर फोर्स। यानी इतने लोगों का लेबर का फोर्स हम यूज कर सकते हैं, इतने लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं। क्लियर? काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, इसको कहते हैं लेबर फोर्स। यानी हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जितने लोग ऐसे हैं जो मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, उसे कहते हैं लेबर फोर्स। वर्क फोर्स क्या है? हमारे इकोनॉमिक में 5 लोग ऐसे हैं, मान लेते हैं, जो काम करना भी चाहते हैं और काम करने के लायक भी है, उसे क्या बोलेंगे हम? 5 लोगों को लेबर फोर्स। इसमें से 2 लोगों को काम मिला हुआ है, 2 लोगों को काम मिला हुआ है, तो ये 2 लोग कौन हो गए? वर्क फोर्स। ये 2 लोग कौन हो गए? वर्क फोर्स। और ये 3 लोग कौन हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 लोग कौन हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? फिर से बोलता हूं, लेबर फोर्स 5 लोग, तो डेफिनेशन हमारा क्या बनेगा? इक्वेशन लेबर फोर्स इक्वल टू 2 लोग कौन हो गए? वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, और ये 3 लोग क्या हो गए? बेरोजगार। ये 3 लोग क्या हो गए? बेरोजगार। इधर आइए, तो 5 लोग हैं, ये टोटल क्या है हमारे पास? ये है लेबर फोर्स। इतने हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, 2 को काम मिला हुआ है, तो 2 को काम मिला उसे बोलते हैं वर्क फोर्स। ये काम कर रहे हैं जी, ये लेबर रोजगार है, इसे वर्क फोर्स या रोजगार को ही वर्क फोर्स को ही बोलेंगे हम एम्प्लॉयड। क्लियर? और अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन आता है? एम्प्लॉयमेंट में ये 2 लोग आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में ये 3 लोग। तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट निकालना हो तो लेबर फोर्स 5 माइनस 2 को जो है वो एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयमेंट घटा देंगे, क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट को ही क्या कहते हैं? वर्क फोर्स कहते हैं। अब बताइए, हमारे यहाँ बेरोजगारी जो आई है, लोग एबल्ड है काम करने का, काम नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? लोग चाहते हैं काम करना और काम नहीं मिल रहा है। इसके कारण क्या क्या है जी? इसके कारण क्या क्या है? बहुत डीप चैप्टर में थोड़ा ऊपर चल रहा हूँ। इसके कारण क्या है? अच्छा, लेबर की कैटेगरीज भी होती है। एक होता है डेली वर्कर, कैजुअल वर्कर, एक होता है परमानेंट वर्कर। कैजुअल वर्कर जो मंडी से हम पकड़ के लेके आते हैं, और परमानेंट वर्कर क्या होता है? जिन्हें हम सैलरी देते हैं। डेली वर्कर को हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। जो परमानेंट वर्कर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सैलरी देते हैं। इसमें भी होता है लिटरेट होता है और इलिटरेट होता है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है, एक ऑफिशियल सेक्टर का होता है। क्लियर है? तो इसमें भी ग्रेडिंग होती है। ये सब एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं जी, सब एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। बहुत सारा है ये। आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या कारण क्या है? क्यों नौकरी नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलता? क्या हो गया? क्या हो गया? पहली बात, हमको स्किल्ड बनाना पड़ेगा जी। हमारी सरकार की तमाम स्किल चलती है ना, हाँ, स्किल्ड लेबर का तमाम चलता है, जैसे ITI ही है, वो सारा क्या है? स्किल्ड लेबर का ही प्रोग्राम है। तो चलिए जी, स्किल्ड बना दीजिए इनको, है ना। इनके एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दीजिए जी। लोग इलिटरेट हैं, ये हमारी समस्या है, इलिटरेट है, इस समस्या को ठीक कर दीजिए, लिटरेसी में ला दीजिए। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, जी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दीजिए, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। क्लियर है? और फैक्ट्रीज वगैरह ओपन करिए और भी उनके संसाधन दे दीजिए ताकि वो वर्क करें और एम्प्लॉयमेंट में आ जाए। प्राइवेट सेक्टर सरकार कर रही है, उससे भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो जैसे जैसे हमारे देश का ग्रोथ होगा, अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? हमारे देश का, हम डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? ग्रोथ का मतलब होता है देश का GDP ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है देश का नेशनल इनकम ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है प्रोडक्शन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है सर्विसेज ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है इनकम ग्रोथ। यानी इनकम अगर हमारा बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? वो ग्रोथ कहलाता है। इनकम बढ़ जाता है तो क्या नाम देते हैं? ग्रोथ। इनकम बढ़ गया तो नाम क्या दे दिया हमने? ग्रोथ। इनकम बढ़ा तो ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ, इनकम के साथ साथ हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाती है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाती है। तो इस लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने को हम कहते हैं, अगर ये हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाती है जिसे कहते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ, जिसमें केवल इनकम शामिल है। कमा लो खूब सारा पैसा, खूब पैसा कमा लो जी, जितना पैसा हम कमा ले रहे हैं उसमें हमारा क्या कहलाएगा? यस, वो हमारा इनकम कहलाएगा। तो इनकम को ग्रोथ कह रहे हैं, लेकिन ये इनकम की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे भैया जी, यहाँ बात करें डेवलपमेंट की। तो क्या है कि खाने के साथ साथ, इनकम के साथ साथ रहने की लिविंग स्टैंडर्ड अगर हम हाई कर लेते हैं तब हमारा डेवलपमेंट कहलाता है।
तो ठीक है, तो इस तरह की सरकार तमाम तरह की स्कीम चलाती है, तमाम तरह की रोजगार अपॉर्चुनिटी लाती है और तमाम तरह का सरकार को और एफर्ट करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दे, इलेक्ट्रिसिटी वो क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दे, और इंफ्रास्ट्रक्चर से करने के साथ साथ मनी लोन प्रोवाइड कर दे, बिजनेस की टेक्निकल सुना दे, स्किल्ड कर दे, है ना, लिटरेसी में ले आ दे, कन्वर्ट कर दे। इन तमाम तरह की सुविधाएं सरकार देगी तो जाके हमारा क्या हो जाएगा, बेरोजगारी की समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं जी, हम हमारे पास है टाइप्स ऑफ मार्केट बताइए, जरा टाइप्स ऑफ मार्केट बताइए, मार्केट के टाइप बताइए, जल्दी बताइए मार्केट के टाइप। मार्केट के टाइप की बात करते हैं, देखिए जरा, तीन इकोनॉमिक्स होती है, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। तीन इकोनॉमी होती है जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ मार्केट सर जी, जहाँ बायर और सेलर अपना वांट सेटिस्फाइड करते हैं उसे मार्केट कहते हैं। अरे नहीं जी, ये हम आते बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो हम बाजार की बात करें तो कैपिटल इकोनॉमिक्स हाँ जी वो भी बाजार ही होता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैपिटल इकोनॉमिक्स, सोशल इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। कैपिटल इकोनॉमिक्स का कीवर्ड लिखिए, कैपिटल इकोनॉमिक्स लिखिए, कैपिटल इकोनॉमिक्स। कैपिटल इकोनॉमिक्स के आगे लिखिए प्राइवेट, ठीक, फिर लिखिए सोशल इकोनॉमिक्स, सोशल इकोनॉमिक्स के आगे लिखिए गवर्नमेंट, फिर लिखिए मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के आगे लिखिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट। क्लियर है? आगे बढ़िए, तो चलिए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं कैपिटल इकोनॉमिक्स। ये कैपिटल इकोनॉमिक्स क्या है, जल्दी बात करते हैं जी। कैपिटल इकोनॉमिक्स क्या है? जो इन्वेस्टर, जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर अपने पास पैसा लगाता है, जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या चाहता है? लोगों का भला हो जाए, आखिर खुद का भला हो जाए। वो क्या चाहता है? खुद का भला हो जाए, और खुद का भला में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, है ना। तो कैपिटल इकोनॉमिक्स का प्रॉफिट हो जाएगा। कैपिटल इकोनॉमिक्स में जो भी सोर्सेस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, यानी प्रोडक्शन के जो भी संसाधन है उसका ओनर कौन होगा? इंडिविजुअल होगा। डिसीजंस कौन लेता है? इंडिविजुअल लेता है। प्रॉफिट कौन अर्न करता है? इंडिविजुअल अर्न करता है ना। गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। ये कौन है? प्राइवेट सेक्टर। और यही प्राइवेट सेक्टर कौन सा कहलाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सा कहलाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके जी, आगे मैं बात करता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद। अब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के संसाधन है वो कौन है? वो हमारी गवर्नमेंट है। कौन है वो? गवर्नमेंट है। जो हमारी यानी पब्लिक है, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पब्लिक है। डिसीजंस क्या है? गवर्नमेंट के है ना। और बताइए इसकी बेनिफिशियल कौन होगा? हम होंगे। ये किस लिए कहता है? प्रॉफिट के लिए कि सोशल वेलफेयर के लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। जरा देखिएगा, एक मशीन से काम कराते हैं, लिखा है हाउ टू प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। कैसे प्रोड्यूस करने में क्या आता है? एक मशीन आता है और एक लेबर आता है। तो मशीन से प्रोडक्शन कराएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, और लेबर से प्रोडक्शन कराएंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। यानी मशीन से कराएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और लेबर से कराएंगे तो प्रॉफिट कम होगा। अब बताइए कौन किससे कराता है? सरकार सोशल वेलफेयर सोचती है, इसीलिए लेबर से काम कराती है। और ये प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर नहीं सोचती, इसलिए किससे काम कराती है? मशीन से। हमारे यहाँ देखिए मनरेगा वगैरह, गारंटी योजना वगैरह, तो सरकार ये भी अच्छा उसमें बता सकते हैं कैसे ठीक किया इन्होंने, सरकार ने बेरोजगारी को कैसे ठीक किया। गारंटी रोजगार योजना लाई सरकार, मॉनेटरी पॉलिसी लाई, मुद्रा लोन ले आई, इस तरह के सरकारी स्कीम ले आकर उसको ठीक करते हैं। डीप में आप एक बार देख लीजिए। ओके जी, आइए तो हम बात करते हैं कि टॉपिक क्या था जी? ठीक है जी, तो वो जो उनको भी रोजगार, वहाँ गारंटी रोजगार जो है रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से काम करके हम डील कर लेते हैं। क्लियर है जी? आगे हम बढ़ते हैं। कौन सी टॉपिक थी? ठीक है जी, बेरोजगारी पर था। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? जरा देखिएगा, हम जो ट्रेड करते हैं वो इंडिया में नहीं है। हमारा तो ग्लोबलाइजेशन केवल इंडिया में ट्रेड नहीं करते, पूरे विश्व में ट्रेड करते हैं। तो पूरे विश्व से जो ट्रेड करते हैं, इस ट्रेड को, इस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आई है।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस व्यापार में सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए और सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फ्लोटिंग मैनेज करने के लिए ईच वन सब कुछ कहाँ देखा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के इनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम विश्व के मतलब ग्लोबलाइजेशन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे हम ट्रेड करते हैं जी। इसको एक बार हेडिंग्स वगैरह आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। और फिर हम बता दें, अच्छा सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है? इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है? लिखा है इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड डिस्क्राइब द मेजर आर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर। अच्छा जरा देखिएगा औद्योगिक रूढ़ता क्या है, जरा समझिएगा। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है, इंडस्ट्री बीमार क्या है। हम जब आज़ाद हुए तो 1950 में पीसी महालनोबिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने के आधार पर हमारे यहाँ की 5 ईयर्स प्लान को डिज़ाइन करे हैं, 5 ईयर प्लान को डिज़ाइन करे हैं। तो जब हम आज़ाद नहीं थे 1947 के पहले हमारे बड़े कॉलोनियल्स थे जी, वो विदेशी फॉरेनर कॉलोनियल्स थे, हम बहुत दबे हुए थे जी, हमारा बड़ा शोषण हुआ करता था। शोषण किसका हुआ करता था? हमारे प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टेरेशरी सेक्टर का। 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, है ना, अगर हम जीवन यापन की बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक कौन होता है टेरेशरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर कौन है, सेकेंडरी सेक्टर कौन है, टेरेशरी सेक्टर क्या है? हमारे देश का जो मेन सोर्सेस ऑफ इनकम है वो प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जो भी आ जाता है ये सब हो जाता है, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब किसमें आ जाता है जी? ये सब आपका आता है प्राइमरी सेक्टर में, है जी। तो प्राइमरी सेक्टर आ गया। तो प्राइमरी सेक्टर में जो है हमारा जो है किसानी, खेती से जो भी रिलेटेड आता है सब किसमें आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आ जाता है जी? सेकेंडरी सेक्टर में जो आ जाता है वो इंडस्ट्री लेवल का आ जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। और थर्डरी जो आ जाता है वो सर्विस सेक्टर है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब किसमें आ जाता है? थर्ड ट्रेजरी में। ट्रेजरी को थर्ड को ट्रेजरी यहाँ बोलते हैं। तो कितने सेक्टर होते हैं हमारे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेशरी सेक्टर। तो जब 5 ईयर प्लान बना है ना तो डिस्कस किया गया प्राइमरी सेक्टर को ठीक करने के लिए, लेकिन जब फिर 5 ईयर प्लान बना है, पंचवर्षीय योजनाएं बनी है, तो उसमें डील किया गया किस चीज के लिए? इंडस्ट्रियल के लिए। तो इंडस्ट्री हमारी किस वजह से बीमार थी जी? क्यों हमारे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम चल रहा था? इंडस्ट्री में क्या कौन सी दिक्कतें थी? इंडस्ट्री हमारा क्यों पीछे चला गया था? हमको क्यों रोजगार नहीं मिलता था? हम क्यों गुड्स प्रोड्यूसन नहीं करते थे? क्यों हमारे बेकार मशीनें पड़ी हुई थी? क्यों हमारे पास क्या नहीं था, क्या प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे? इन सारी समस्याओं को डील करने के लिए सरकार ने 5 ईयर्स प्लान बनाए और उस 5 ईयर प्लान में फोकस पूरा किया था इंडस्ट्री सेक्टर को। तो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हुआ था? जब हम आज़ाद हुए तो उसके पहले ना हमारे और इंग्लैंड के बीच में कंपटीशन होता था। हम हैंडीक्राफ्ट बनाते थे और वो मशीन से बनी सामान बनाते थे। हमारे यहाँ क्या नहीं था जी? हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं था जी। हमारी सारी रॉ मटेरियल विदेशी उठा ले जाते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स देते थे, बिना टैक्स के ले जाते थे। और वो अपनी टैक्स क्या बोलते थे, जब अपना ले आते थे तो टैक्स नहीं लगाते थे, और हमारी सामान जब बाहर जाते थे टैक्स लगती थी, जिससे गुड्स की कॉस्ट हाई हो जाती थी, मार्केट में बिकती नहीं थी। तमाम तरह की ये प्रॉब्लम थी जी। ये सब जो है ब्रिटिशर्स ने हमको दबा रखा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इधर भी कुचली हुई थी। क्या नहीं था हमारे पास? एक टेक्नोलॉजी नहीं था जी, मॉडर्न मशीनें नहीं थी जी, मेरे पास उनके पास नॉलेज नहीं था, हमारे पास स्किल्ड नहीं था, उसको रन करने का नहीं था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए कैपिटल्स नहीं थे। तमाम तरह के हम दबे हुए थे। तो जैसे हम आज़ाद हुए हैं, जिन प्रॉब्लम की वजह से हमारा इंडस्ट्री सेक्टर बीमार था, सिकनेस था, दिक्कत चल रही थी, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो हमारी सरकार ने 5 ईयर प्लान करके इन सारी समस्याओं को ठीक किया। कौन सा? मॉडर्नाइज किया, है ना, टेक्नोलॉजी क्या लाया, इनके लिए ट्रेनिंग की सुविधा करी, इनको स्किल्ड बनाया, है ना, इनको फंड की सबसे बड़ी मुसीबत हमारे पास है ये भैया, फंड नहीं है, हम काम कैसे करें? इनको फंड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जिसे गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से जाने जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में इसको बोला गया है। क्लियर? ये सारी सरकार ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी और हमारी इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो कर गई। और जितनी इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करेगा उतना ही जीडीपी देश का बढ़ेगा जी, और जितनी देश की जीडीपी बढ़ेगी वो इतना ही हमारा क्या होगा? ग्रोथ होगा। अभी मैंने बोला डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ होगा, ये हमने बोला है। ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट तो होगा ही। डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ, ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? चलिए जी, तो जीडीपी ग्रोथ कर जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ कर जाएगा। ओके जी।
तो ये तो हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। क्लियर है? पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? हमारे देश के विकास के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं और ये हर पंचवर्षीय योजना 5 साल में एक सेक्टर को फोकस किया जाता है और उस सेक्टर को फोकस किया जाता है तो उसकी पॉलिसीज बनाई जाती है और फिर उसको रिनोवेट किया जाता है। लास्ट में उस पॉलिसीज को एनालिसिस कर लेते हैं कि इस पॉलिसी से हमको मेरिट कितनी हुई, डीमेरिट की हुई, इसको ले आने के हमको बेनिफिट कितने हो गए और इसके ड्रॉबैक्स क्या है। क्लियर है? इससे हम अच्छा कुछ पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं लॉन्ग टर्म होती हैं और कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं। यानी कुछ पंचवर्षीय योजना, कुछ ऐसी हमारे पास योजनाएं हैं, पॉलिसीज है जो हर पंचवर्षीय योजना में शामिल होगी, वो लॉन्ग टर्म बोला जाता है। जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है उसे क्या बोला जाएगा? शॉर्ट टर्म बोला जाएगा। क्लियर? तो जरा देखें, हम बात करते हैं ये जो है हमारी जो प्रॉब्लम थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उसको सरकार ने दूर कर दिया। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ देते हैं और भी पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। भारत व्यवसायिक पर्यावरण विभिन्न लिखा है, द वेरियस एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। भैया जी हमारे बिजनेस, अच्छा ये बात बताइए, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो चैप्टर को तो हम डिस्कस ही नहीं किए, लड़े चले जा रहे हैं, लड़े चले जा रहे हैं। अच्छा चलिए डिस्कस कर लेते हैं, इन्वायरमेंट क्या है? ये इन्वायरमेंट क्या है? तो सब लोग कहते हैं माहौल, माहौल, वातावरण, वातावरण। क्या समझते हैं आप माहौल से? क्या समझते हैं वातावरण से? सांस्कृतिक माहौल हमारे लिए क्या है? संस्कार से बोलना है, इज्जत से बात करनी है, बड़ों को प्रणाम करनी है ना, बड़े हैं तो उनके पाँव छूने हैं, है कि नहीं? सुबह उठ को प्रातः सबको नमस्कार करनी है, मार्केट में किसी को सबका भला करना है, किसी का बुरा नहीं करना है ना? अपने खाने के पहले गरीब को पूछना है, अपने जो कमाते हैं गरीब को भी दे देते हैं। ये सब हमारी सांस्कृतिक कल्चर है। एक दूसरे के यहाँ अगर कोई परेशान है तो हम उसके यहाँ जाके हेल्प कर लेते हैं। अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो हम जाके वहाँ उनका कोऑपरेट करते हैं, मेरे यहाँ तो वो हमको कोऑपरेट करते हैं। ये हमारा जो है ये सांस्कृतिक कल्चर है, ये हमारा संस्कृत है, ये हमारा संस्कृत है और बड़ा गर्व है जी कि हम भारतीय हैं। बड़ा गर्व है जी कि हम भारतीय हैं, क्योंकि भारत जैसा कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं है ना जी। हाँ, यहाँ दर्द दर्द है सबका, दुख दुख है सबका। तो ये जो है वो कल्चर कौन सा है? सांस्कृतिक कल्चर है ना? कहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। जब कोई गाली देता तब कहते ये ठीक नहीं है, जब कोई किसी को मारता तो कहते ठीक नहीं है, जब कोई किसी की चुगली करता तो कहते ठीक नहीं है, कोई गिरा रोड से उठाते नहीं तो कहते ठीक नहीं है, उसके शादी तक कोई नहीं गया तो कहते ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है जी। और इसी के विपरीत काम करते हैं, सबका कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, सब क्या है? ठीक है। तो कौन सा कल्चर है ये? सामाजिक कल्चर आता है। सांस्कृतिक कल्चर इसमें मैंने नोट्स में लिखा था, आता है, ये भी आता है। तो ये सांस्कृतिक कल्चर है हमारा, ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करता हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस जिन जिन गतिविधियों से, जिन भी एक्टिविटीज से प्रभावित होता है उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, है ना? तो कंज्यूमर कैसा है, सेलर कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, मार्केट कितने तरह का होता है भैया, मार्केट कितने तरह का होता है? जल्दी जल्दी बता दो भैया जी। मार्केट अभी तो बोले ना कैपिटल मार्केट जी। मार्केट का अगर हम ऐसे विभक्तिकरण करें तो क्या हो जाता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाता है, मोनोपोली मार्केट हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाता है और ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर? अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इनके बारे में। तो ये सब मार्केट होते हैं। तो मार्केट का फैक्टर होता है, कंपटीटर का फैक्टर होता है, गुड्स का फैक्टर होता है, सर्विसेज का फैक्टर होता है ना? हमारे पास और कौन कौन सा फैक्टर है? हमारे पास उसके रिसोर्सेज का फैक्टर है। क्लियर? इन सब सारी चीज़ें जो हमको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है और हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्टेड करती है। क्लियर? इसे हम कहते हैं वातावरण। वातावरण माने काम करने का तरीका, वातावरण मशीन चलाने का तरीका, वातावरण जो मशीन है वातावरण। वातावरण का मतलब है हम कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे ट्रेड करते हैं किस हिसाब से करते हैं, क्या सा तरीका है, क्या पॉलिसीज है हमारी, कौन से प्रिंसिपल के आधार पर हम करते हैं, इसे हम वातावरण कहते हैं। वातावरण को हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है? और बताइए इन्वायरमेंट में कौन कौन सा है, कौन कौन से प्रॉब्लम अफेक्टेड है? इसमें सबसे कंपटीशन आ जाता है। मोनोपोली हमारे देश के लिए ठीक नहीं होता है जी। मोनोपोली आके विदेश इन्वायरमेंट खराब कर देता है। मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल नंबर ऑफ बायर एंड सिंगल नंबर ऑफ सेलर एंड ह्यूज नंबर ऑफ बायर। तो ये जो अपने रेट से डिसाइड करता है, अपने हिसाब से डिसाइड करता है, तो ये भी हमारे देश के लिए जी, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं। तो चलिए जी ये बात करते हैं हम। तो देखिए अब अच्छा लिखा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी, तो
तो एग्जिम पॉलिसी को जरा बच्चा परेशान हो जाएगा, तो एग्जिम पॉलिसी को कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी क्या है? 1991 के पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी अच्छी नहीं थी, 1991 के बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी अलग हो गई। तो इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइन ईयर, यानी ऐसा ईयर है जिसमें हम बंटवारा कर देते हैं। तो इसमें दो तरह का होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एग्जिम पॉलिसी कहलाती है जी एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी मतलब हमारे देश का एक्सपोर्ट और हमारे देश का इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की पॉलिसी क्या है? पॉलिसी का मतलब समझते हैं नीतियाँ। नीतियाँ का मतलब समझते हैं कि किन नियम के आधार पर, किन पॉलिसीज के आधार पर, किन नीतियों के आधार पर हम किसी देश से खरीदते हैं और किसी देश को बेचते हैं। तो 1991 के पहले दूसरी पॉलिसी थी। 1991 के पहले हमारे पास क्या था कि हम सारा सब्स्टिट्यूट गुड्स बना लें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस कहते थे कि जो भी हम दूसरे देश से खरीदते हैं उससे हम दूसरे अपने खुद क्या करें, बना लें। इससे क्या होगा, हमारा फंड बच जाएगा, विदेशी पैसा मेरे पास आएगा, मेरा पैसा विदेश के पास नहीं जाएगा, हमारा विदेशी भंडार जो है क्या, वो हमारा जो फंड क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज का फंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा तो इस बात के लिए हम क्या करते थे, इस बात के लिए लड़ाई करते थे जी कि हम अपन दूसरे देश से सामान नहीं खरीदेंगे, हम केवल बेचेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। क्लियर? लेकिन 1991 के बाद बोल दिया गया नहीं जी, ग्लोबलाइजेशन कर लीजिए, ग्लोबलाइजेशन कर लीजिए, यानी पूरे विश्व से ट्रेड करिए और अब क्या करिए, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेचिए, वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, आप दोनों आपस में दूसरे से खरीदिए और बेचिए, है ना। ये पॉलिसी आ गई, एग्जिम पॉलिसी आ गई। अब क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन। अब सब्स्टिट्यूशंस हट गया। तो 1991 के पहले क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, 1991 के बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हट गया। 1991 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी समय LPG आई थी और तमाम इन नीतियों को अफेक्टेड करा था। ठीक है जी। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने कुछ बताना भूल गया मैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में दो होता है, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल के आता है अकाउंट्स, और एक स्टेटमेंट्स जो निकल के आता है फेवरेबल, और एक होता है अनफेवरेबल। तो आइए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें। तो आइए जी फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या, इन दोनों को लेकर लड़ते हैं जी और लड़ाई करके हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, हमने अर्नों को कितना दिया था, 120 रुपए, अर्नों से लिया कितना था, 100 रुपए। ठीक है जी। अब बताइए, मैंने सामान को 120 की बेची थी 100, तो अर्नों से पाना बाकी कि देना बाकी है, अर्नों से पाना बाकी है। तो जब पाना बाकी है तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और जब देना बाकी हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आएगा, जब प्लस में आएगा हमको पाना होगा तो फेवरेबल होगा, जब माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा, हमको देना होगा तो क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल कहलाएगा। क्लियर? वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होती जा रही है, मैं क्या करूं, चलिए जी थोड़ी सी बात और कर दूं। ये बताइए, हमारे यहाँ सोर्सेस ऑफ फंड कंपनियों को क्या होते हैं, कहाँ से कंपनियां फंड सोर्सेस करती है, कहाँ से कलेक्ट करती हैं, या तो शेयर इशू करके करती हैं, या तो डिवेंचर इशू करके करती हैं, या तो लोन लेके करती है। ठीक है, हम लोन कितने तरह से लेते हैं भैया। अच्छा, लोन जो लेते हैं उसे हम कहाँ से लेते हैं, एक तो हमारी सरकार लोन कहाँ से लेती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, राजकोषीय क्या है, हमारा सरकार पैसे कहाँ से इकट्ठा करती है, सरकार हमारी इनकम जनरेट करती है। कहाँ से इनकम जनरेट करती है सरकार, एक करती है क्या बोलते हैं टैक्स से, और एक नॉन टैक्स से। टैक्सेस से कहाँ से करती है और नॉन टैक्सेस से कहाँ करती है। जो टैक्सेस से करती है, जरा देखिएगा, दो तरह से सरकार टैक्स लेती है, एक डायरेक्ट टैक्स लेती है और एक इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। जो डायरेक्ट टैक्स लेती है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स लेती है वो स्टेट और सेंट्रल में आधा आधा करके बट जाता है। उसके बाद सरकार नॉन टैक्सेस का काम करती है, जैसे फीस लेती है, पेनाल्टी लगाती है ना, बहुत सारे प्रोसीजर करके नॉन टैक्सेस का भी लेती है। तो सरकार इस तरह से अपने फंड क्रिएट करती है। इसके बाद भी सरकार के पास अगर फंड क्रिएट नहीं हो पाती है, फंड नहीं हो पाता है भरपूर, तो सरकार क्या करती है, लोन लेती है। लोन कहाँ से लेती है, दो तरह से लोन लेती है, एक इंडिया से लोन लेती है और आउटसाइड इंडिया लेती है। एक इंटरिम लोन होता है और एक एक्सटर्नल लोन होता है। एक्सटर्नल लोन कैसे ले लेती है, दूसरे देश से लोन ले लेती है। तो हम लोन लेते हैं तो कहते हैं बारोड मनी। क्या कहते हैं, बारोड मनी। बारोड मनी का मतलब लोन लेना, और लेंडिंग मनी का मतलब लोन देना। तो दूसरा देश हमको लोन देता है जी। ठीक है जी, बारोड मनी और लेंडिंग मनी। आगे हम डिस्कस करें तो ये लोन सरकार ले लेती है, एक तो बाहरी से लोन लेती है और एक इंटरनल लोन ले लेती है। हमसे लोन ले लेती है, अरे सर जी बड़े ईमानदार हैं, आप बता रहे हैं हमसे लोन लेती है। कब आपसे लोन सरकार लेने आई थी लास्ट टाइम, तो बताइएगा कब आई थी झोला लेके। हाँ, सरकार झोला लेके हमारे पास नहीं आती। सरकार कहती है, सरकार कैसे लोन लेती है, सिक्योरिटी इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, 0 कूपन बॉन्ड इशू करती है, नेशनल बॉन्ड इशू करती है, डिफेंड इशू बॉन्ड इशू करती है। ये सब तमाम सरकार इशू करती है कि आओ हमारे पास पैसे लगाओ जी, हमारे पास पैसे लगाओ, हम तुमको हैवी इंटरेस्ट देंगे।
तो हम सरकार के पास पैसे लगाते हैं और सरकार वो पैसे लेके फंड क्रिएट करती है, वही पैसा हमारे ऊपर खर्च करती है। सरकार वही पैसे हमारे ऊपर खर्च करती है, हाँ जी, वही सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है और हम सरकार से जो पैसा सरकार को दिए हैं उससे ब्याज लेते रहते हैं, है ना जी। तो सरकार दो तरह से लोन लेती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लोन सरकार कैसे लेती है? इंटरनल लोन सरकार कैसे लेती है? इंटरनल लोन सरकार लेती है कहाँ से? एक इंटरनल लोन जो सरकार लेने का मुद्दा है वो कहाँ से ले लेती है? पहला एक सिक्योरिटी इशू करके, बॉन्ड इशू करके, है ना, तमाम तरह का इस तरह से किसान विकास पत्र वगैरह इशू करके सरकार अपने पब्लिक से लोन ले लेती है। तो इंटरनल लोन होता है और एक एक्सटर्नल लोन होता है। इन तरह से सरकार अपने फंड की जरूरत को पूरा करती है। क्लियर? आता है राजकोषीय नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति को बोलते हैं मेजरिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसीज, ठीक है। अच्छा, ये फिजिकल पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? फिजिकल पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बजट भी थोड़ा सा बता ही दूंगा। फिजिकल पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? फिजिकल ईयर का मतलब क्या होता है? ऐसा ईयर, ऐसा अकाउंटिंग ईयर जिस ईयर में सरकार एक साल के इनकम और एक्सपेंडिचर को मेजर करती है उसे क्या कहते हैं? फिजिकल ईयर, उसे कहते हैं फिजिकल ईयर। अब फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है? इसी जो इनकम और एक्सपेंडिचर होगा इसके बीच की पॉलिसीज की नीति बनाने के लिए, कितना आएगा और कितना जाएगा, ये नीति बनाने के लिए हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसीज। क्लियर? चलिए जी, हम आगे बात करते हैं। अब मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो छोटा सा और डाल दूँ, कोई बड़ा वीडियो बच्चे पढ़ते नहीं है। क्लियर? अभी के लिए ठीक है।